जी मित्रों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं, उनको लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, स्पेशली दुनिया के जो पश्चिम के देशों में बनाया जा रहा है, वो बड़ा नकारात्मक है और उसको अपनी-अपनी तरह से अपने-अपने मायने दिए जा रहे हैं। मैंने आपको अक्सर इस सारे प्रोग्राम में कुछ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की बात करता रहा हूँ मैं आपसे। मैं आज आपको एक और चरित्र से मिलवाता हूँ और वो चरित्र जो है वो एक प्रोफेसर है अमेरिका में और ऐसा लगता है कि जैसे एक तो वो टैग लगाते हैं अपने हाथ में हैदराबाद का, व्हिच आई एम वेरी अशेम्ड अबाउट बिकॉज़ बेसिकली इनका इन लोगों का नेशनैलिटी से या किसी चीज़ को लेना-देना होता नहीं। यू नो दे एक्वायर्ड नेशनैलिटी और उसके बाद में कहाँ किसके फ़ायदे, कहाँ किसके तारतम्य, कहाँ जुड़े हुए हैं, लोग वहीं जुड़े रहते हैं। खैर, हम आपसे आज बात करते हैं इस तमाम जो करंट क्राइस चल रहा है, विजिट मोदी जी का यूक्रेन का, उसके परिप्रेक्ष्य में एक खास नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कुछ तथ्यों को जानबूझकर, मैं कहूँगा जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। उनकी उनकी तरफ लोगों का की जो तवज्जो है वो हटाई जा रही है उनकी तरफ से और नए किस्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो दरअसल पश्चिमी एजेंडा को सूट करते हैं, वो उसमें डाले जा रहे हैं, ताकि जो लोग देखने वाले हैं, वो कहीं उस सारे के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाएँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्रोफेसर साहब हैं अमेरिका के और वो अपनी बात रख रहे हैं। आप ज़रा देखिएगा वो किस तरह के तनाव, किस तरह की बात कर रहे हैं, भारत कितने दबाव में है पश्चिम के और क्या-क्या। मैं जगह-जगह पर रोक कर आपके साथ में अपनी टिप्पणी जो है शेयर करता रहूँगा और आप ज़रा देखिएगा कि वो कह क्या रहे हैं और उसी की रोशनी में फिर हम बात करेंगे कि दरअसल नैरेटिव क्या बन रहा है। मेरा उनसे कोई जाति परिचय नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है ऐसे परिचय की, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो इस किस्म के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, उन पे कहीं कोई रोक लगे, क्योंकि वो तथ्यों से परे हैं। वो एक तरफ़ा है। मुश्किल क्या है ऐसे लोगों की, एक और चीज़ है जो बड़ी खूबी है, एक कि जो एकेडमिक टाइटल लग जाता है नाम के साथ में, एक एकेडमिक टैग लग जाता है, तो उसमें वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली बना लेते हैं, यू नो। तो बस वो इंटेलेक्चुअलिटी का जो टैग है, उसकी शैडो में वो कुछ भी बोलते रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि यू नो एज़ इफ दे नो इट ऑल और इंडियंस को जो सोचना सोचते रहे, उनकी कोई मतलब ही नहीं होता। बिकॉज़ आई एम सेइंग इट, सो इट हैज़ टू बी ट्रू बिकॉज़ आई एम सेइंग इट। इंटेलेक्चुअल है, टैग है, एकेडमिक है, so it has to be true, right? So let's talk about it. Let's see कि ये बातचीत कहाँ जा रही है and I'll put of course my input into it. Hopefully you would be appreciating it. Thank you and let's start with this. आज मैं आपसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की जो सफर है, जो विजिट है, उसके बारे में चंद जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे आज थर्सडे है 22 तारीख, तो ऑलरेडी सुबह हो गई होगी वहाँ पर। तो चंद घंटों में उनका दौरा शुरू होने वाला है कीव में। तो इसके क्या मतलब है? क्या ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक और एक मिसाल है कि इंडिया ने रशिया को भी बैलेंस किया हुआ है और यूक्रेन को भी बैलेंस किया हुआ है? क्या ये यूक्रेन की जीत है जो पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रही थी कि इंडिया को रशिया से अलग किया जाए और इंडिया को किसी न किसी तरह से एक ऐसी पोजीशन में आए कि वो यूक्रेन की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ सहमति बताए और यूक्रेन को किसी न किसी तरह से सपोर्ट करे? क्योंकि पिछले 2 साल से यूएन में तो कई मुल्कों ने वोट तो दे दिया है, लेकिन इंडिया और चाइना 2 वाहिद ऐसे मुल्क थे जो मुसलसिल रशिया को ऑफिशियली फॉर्मली कंडेम करने के से झिझक रहे थे, बैकवर्ड। मोदी ने बातें तो की हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जनरल बातें हैं और वो भी लोग जानते हैं कि जहां तक कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर दोबारा जब वो मॉस्को गए, कहे बच्चों की मौत से सबको तकलीफ होती है, लेकिन ये बातें वो नेतन्याहू को नहीं कहते कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर और बच्चों की मौत से लोगों को तकलीफ होती है। इन्होंने रशिया के लिए लिखा ताकि वेस्ट। आप जरा देखें मित्रों, कैसे कंफ्यूजन डाला जा रहा है कि इजराइल के लिए नहीं पता। मैं इनसे पूछूं कि बेटा तुमने चीन में जो मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है उसका क्या किया? तुम बोलते हो उसके ऊपर कभी? क्या ये कभी बोले क्या? कोई मुसलमान बोलता है उनके ऊपर क्या? आप नाम पढ़ लीजिए और चीन के नाम पर वो भाग जाएंगे सब के सब। और ये हैं वो लोग जो झूठ का पुलिंदा उठाया घूमते हैं। आगे देखिए कि ये क्या क्या बोलेंगे। अभी इन्होंने क्या कहा है इजराइल के लिए, ठीक? क्या इन्होंने कभी हमास को कंडेम किया इसके लिए? इनको बच्चे बड़े याद आ रहे हैं वहां पर मरने वाले, पर इनको
8 अक्टूबर क्यों नहीं याद, 7 अक्टूबर क्यों नहीं याद आ रहा? वो नहीं याद आएगा इनको। इनको सेलेक्टेड फैक्ट्स नजर आते हैं। उन सेलेक्टेड फैक्ट्स के दायरे में ये अपनी बात करेंगे, उसको एकेडमिक तमगा पहनाएंगे और उसको तमगा पहना के एक सुंदर सी प्लेट में रख के आपको लच्छेदार भाषा में पेश कर देंगे। और फिर आप समझिए कि ओहो क्या बात है, क्या बात कही है, कितनी इंटेलेक्चुअल ऑर्गेजम हो गया इनको। खैर आगे देखिए, मैं आपको आगे भी इनके तमाम चीजें दिखाता हूं। का जो प्रेशर है उसे कम किया जाए। तो लेकिन अब वो कीव पहुंच रहे हैं, तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गया है जंग शुरू होकर। तो क्या ये यूक्रेन की डिप्लोमेटिक सक्सेस है? ये सवाल पे मैं आज बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और बाद में इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। यूक्रेन की बात करने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गोदी मीडिया कहते हैं ना इंडिया में, जैसा कि अर्नब गोस्वामी है, जो जिनका सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी की तारीफें करना या उनके पॉइंट ऑफ व्यू या रिलीजियस माइनॉरिटीज को नीचा दिखाना, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। मैं आपके लिए इत्तला। कौन है ये जानते हैं? ये रिलीजियस माइनॉरिटीज किसकी बात कर रहे हैं? मुस्लिम्स। इनको और कुछ नहीं याद आता है, कुछ भी नहीं याद आता है। ये घूम फिरा के सारी की सारी बात वहीं ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र, हिंदुइज्म, इस्लाम, मुसलमान, और कुछ नहीं सोचता इनको दुनिया जहान में। इनकी दुनिया का साइज ही यही है। तमाम और इंटेलेक्चुअल बातें, एकेडमिक बातें, वो सिर्फ मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो पढ़ते हैं। जो बेसिक सब्सटेंस है वो यही है। क्यों कह रहा हूं मैं बात, आगे दिखाता हूं। देना चाह रहा हूं कि इस मीडिया को दुनिया में और कोई नहीं देखता। यहाँ वॉशिंगटन में पॉलिसी मेकर्स नहीं देखते गोदी मीडिया को। अच्छा बाय द वे, तुम्हारा वॉशिंगटन क्या चीज है भाई? तुम्हारा वॉशिंगटन क्या चीज है? तुम्हारे वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, इससे क्या फर्क पड़ता है? इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे पॉलिसी मेकर्स ने इराक में क्या किया था या लीबिया में क्या किया था, मिडिल ईस्ट का तुम्हारे इन पॉलिसी मेकर्स ने क्या हल किया है और क्यों किया है, इसका मुख होता है कभी? क्या कभी इसने बोला है क्या? क्योंकि उनके दानों में पल रहा है, उनकी दी हुई रोटी खा रहा है, उनके जूते चाट रहा है। टोक्यो में बैठकर यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, लंदन में वगैरह, दे आर नॉट वाचिंग अर्नब गोस्वामी और उसकी। और दुनिया का साइज यही है दोस्तों, जानते हो आप? दुनिया का साइज यही है। दुनिया जानते हैं आप कहाँ है? रियल दुनिया, सोचने वाली दुनिया, बौद्धिक दुनिया। ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, टोक्यो में, लंदन में और अमेरिका के वाशिंगटन में, राइट? और तो बाकी सब फजूल के लोग हैं, कीड़े मकोड़े दुनिया में और जीते हैं। ये हैं जो रियल लोग हैं, जो सोच सकते हैं, जिनके पास पॉलिसी मेकिंग का हक है, जो दुनिया को तय करते हैं कि उसको किस रास्ते पे जाना है। तो वही तो सब कुछ तय करेंगे। क्यों करेंगे वो तय? वो दिन गए, ये इनको समझ नहीं आ रहा। ये इनको नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया बदल चुकी है और लगातार बदल रही है। दुनिया का खुद को देखने करके अपने तरीके बदल रहे हैं। मित्रों मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, जी। तो इस सारे के सारे सिनेरियो में आप ये देखिए कि जैसे सोचने का हक सिर्फ इन्हीं लोगों को, इन्हीं मुल्कों को, इन्हीं क्षेत्रों को रह गया है। तो मतलब आप भारत के मीडिया को गोदी मीडिया करें। भारत के एक सर्टेन सेक्शन जो है, एक पर्टिकुलर किस्म के मीडिया को गोदी मीडिया कहता है। ऑलराइट, अर्नब गोस्वामी को कोई नहीं देखता, ओके ठीक है, ना देखे, उनको जरूरत भी नहीं है वाशिंगटन वालों को देखने की, क्योंकि उनकी एम्बेसी यहाँ देखती है जनाब, उनकी एम्बेसी यहाँ देखती है और वो सारा इनपुट अपने वाशिंगटन में भेजती है। इसीलिए यहाँ पे एक एम्बेसडर हुआ करता है। वाशिंगटन वालों को देखने की जरूरत नहीं होती है, उनके पॉलिसी मेकर्स को यहाँ का एम्बेसडर केबल भेज रहा होता है। वही जो बाद में विकीलीक्स में लीक होते हैं आपके यहाँ से, वही वाले। एज फार एज इंडिया में कोई क्या देखता है नहीं देखता से कोई फर्क नहीं पड़ता। 71 का वॉर याद है ना, जब बंगाली आजाद हुए थे, कैसे हुए थे? तरह तरह के केबल जा रहे थे ना ढाका से अमेरिका में, कोई फर्क पड़ रहा था क्या हमारी सोच पे? नहीं फर्क पड़ रहा था ना। और हुआ वही जो होना था। तो पॉलिसी मेकर्स ने क्या कर लिया वाशिंगटन में बैठ के? तो आप भी बैठिए, वही पॉलिसी बनाइए और उनके गुण गाइए, उनके जूते चाटिए।
जो बातें हैं, उनके जो सवालात है, द नेशन वांट्स टू नो, इस तरह की बकवास से कोई पॉलिसी नहीं बनती। आप लोग जितना चाहे रिजेक्ट कर दे। दोस्तों, अब मेरा जो कहना है वो बुरा नहीं लग रहा होगा। अगर किसी और का भारत में बोलना इनको बकवास नजर आ सकता है, तो मुझे इनका बोलना बकवास नजर आना चाहिए ना, क्योंकि मेरे मुल्क के खिलाफ बोल रहा है, तो मैं क्यों ना बोलूं, राइट? अगर अर्नब गोस्वामी इसको पकड़ ले और ये कहे बता बेटा मेरी बात को बकवास कैसे कह रहा तुम, तो इनके पास क्या जवाब होगा? अर्नब गोस्वामी अभी इनको अगर एक बार पकड़ गए और अपने चैनल में बुलाए तो भागते हुए जाएंगे, पूछो क्यों? कि वो डॉलर। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो कहते हैं सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, शेयर करो, क्यों करो भाई, क्यों करो? अमेरिकी सरकार से यूनिवर्सिटी में काम करते हुए कमा रहे हो नहीं, अनफ कम पड़ रहा है। और अगर आप पब्लिक सर्विस में कर रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ये करने की क्या जरूरत है? फिर नहीं है ना। इसका मतलब पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? माल, और क्या है? वेस्टर्न मीडिया को, खासतौर से CNN को, इकोनॉमिस्ट मैगजीन को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन को, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को, नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन को। तो दोस्तों, हमने देखा नहीं है क्या कैसे कैसे झूठ वॉशिंगटन पोस्ट में छपते रहे हैं, कैसे कैसे झूठ न्यूयॉर्क टाइम में छपते रहे हैं? क्या हमने वो देखे नहीं है? क्या पिछले सालों ने ये बातें साबित नहीं की हैं? किसने कहा कि अमेरिकन मीडिया में छपने वाली चीजें सारी जो है शाश्वत सत्य होती हैं? किसने कहा है? कम से कम हालिया इतिहास तो ये बिल्कुल नहीं दिखाता। हालिया इतिहास क्या, पिछले कई दशकों का इतिहास आप देख लीजिए, वो भी ये नहीं दिखाता है। तो फिर ये गुणगान किस बात का? गुणगान तो उन इंटरेस्ट का, उन पॉलिसी मेकर्स का हो रहा है जिनके टुकड़े पड़ते हैं, जिनके टुकड़े मिलते हैं खाने के लिए, और क्या है? आप जितना भी लगता है, सारी दुनिया नहीं उनको रिजेक्ट करती। मिसाल के तौर पे अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में कल पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए कोई आर्टिकल छप जाता है, तो फिर देखना वही गोदी मीडिया जो कहती है कि ये मीडिया गलत है, वो उस आर्टिकल को लेकर भागेंगे। लिटरली दिन भर सुबह से शाम तक वही न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल का डिस्कशन होगा। क्योंकि जानते क्यों भागेंगे? क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दैट इज इट। सारी की सारी लड़ाई नेशनल इंटरेस्ट की है मियाँ। तुम्हारे न्यूयॉर्क टाइम की कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारे वॉशिंगटन टाइम की कोई लड़ाई नहीं है। वो जब झूठ छापते हैं तो अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व कर रहे होते हैं। हम जब उनकी झूठी खबर को अगर उछालेंगे तो इसलिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। बात इतनी सी है, समझो इस बात को। यही सच है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। यही सच है कि हम सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। ये बात समझने में क्या मुश्किल है? अगर आप डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे लीबिया को ठोकने चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने चले जाते हैं, उसको आप जस्टिफाई कर देंगे क्या? क्योंकि तुम्हारे अखबार तो यही कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे इन चीजों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वो नेशनल इंटरेस्ट को सूट कर रहा था। वही वाशिंगटन के थिंग, वाशिंगटन में कोई नहीं देखता गोदी मीडिया को, तो तुम्हारे से पोदी मीडिया को कौन देखता है? हम तो खाली तुम्हारा नैरेटिव बंक कर रहे हैं। दैट इज क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर ना गोस्वामी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं तो दुनिया की कोई मीडिया इज नॉट फॉलोइंग दैट और दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मोदी को क्रिटिसाइज कर ले, वो बाइडेन को क्रिटिसाइज कर ले, वो कमला हैरिस को कर ले, नोबडी इज गोइंग क्रेजी सेइंग अरे बाप रे देखिए आप इंडिया की मीडिया। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि मत करो ना बाबा, मत करो। अपने उन आकाओं के पास जाओ, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करो और उनसे कहो कि अगले महीने मोदी को न बुलाएं। खत्म। औकात है तो ये करो, और नहीं करते हो तो अपना मुंह बंद करो। खत्म बात। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलते हो? और अगर तुमको यही लगता है कि इंडिया इतना ही इग्नोरेबल है, तो अपने यारों से कहो ना, वही वाशिंगटन में बैठे हुए लोगों से, कि जाए वो चाइना की को बैठ के चाइना को गोदी में अपनी बिठाएं और वहां का गोदी मीडिया बजाएं। क्यों नहीं बैठाते हो? वो तो तुम नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि सूट नहीं करता है। उसके लिए तुम इंडिया के पास आओगे दौड़े दौड़े, और तुम डिस्कनेक्ट करने चले हो इंडिया और चाइना को। तुमको बैठा आने वाले दिन बताएंगे चीजें कहाँ जा रही हैं। और तुम्हारे वायदे, तुम्हारे उन्हीं बापों ने, वो जो अमेरिका वाले बाप हैं, उन्होंने आज 4 एग्रीमेंट साइन किए इंडिया के साथ में। जब तुम्हारा पर्पस ही इंडिया से, और वो भी डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, क्यों
क्यों साइन कर रहे हो भाई? नहीं करो ना। हमने तो तुम्हारे यूक्रेन को पीस नहीं कराई, हमने तो कुछ नहीं कराया, राइट? अभी तो तुमने कुछ किया नहीं। हम तुम्हारे लिए चाइना से भी नहीं लड़े, फिर भी तुम एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हो। और क्या ही मालूम कि तुम्हारे सारे एग्रीमेंट तेल में लेने चले हैं, उसी वही तेल जो रशिया से आता है उसी तेल में चले हैं। अगर कल को हम रशिया से कुछ खरीदने बैठ जाए तो क्या बिगाड़ पाओगे तुम? घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे अब तक नहीं कर पाओगे, ना आगे कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। वेस्टर्न मीडिया जो इमेजेस क्रिएट करता है विच सारी दुनिया में फैल जाती हैं ये चीजें। तो ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स हैं जब वो भी पॉलिसी डिस्कशंस करते हैं, या G7 के लीडर या G20 की, वेस्टर्न मीडिया का उस पर बहुत असर होता है। मोर पीपल वॉच फरीद ज़करिया देन एनी अदर कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। तो ये बात आप जरूर रखिए, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि जो ग्लोबल मीडिया है वो क्या इमेज बना रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन विजिट को लेकर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कोशिशें की ज़ेलेंस्की ने कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिया से मिले। आपको याद होगा कि जब G20 इससे पहले की बात आगे बढ़े, मैं ये जो वेस्टर्न मीडिया क्या पिक्चर बनाता है इस पे अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों 2002 याद है वेस्टर्न मीडिया ने पिक्चर बनाई थी? मैं आपको याद दिलाता हूँ, उस समय मोदी जी कौन थे? गुजरात के चीफ मिनिस्टर, वही जिसको इन जैसे लोग एक जमाने में ये भी कहा करते थे, ओ बुजुर्ग गुजरात। वो पाकिस्तानी में भी एक वो हिजड़ा बैठा हुआ है जो नेता बनता है, जरदारी का बेटा, वो भी ये बोलता है। आप जरा पूछिए ना, ये जो इस तरह कार्टून है, ये कह रहे थे ना कि ये वाला गुजरात, तो वो वाला गुजरात, तो मर्डर ऑफ गुजरात, पता नहीं क्या बोल रहे थे, ठीक है। सबसे पहले कौन गया था मोदी के चरणों में बैठने के लिए वहां गुजरात में, अहमदाबाद में? आपको याद है? मैं बताता हूँ, ब्रिटिश एम्बेसडर सबसे पहले भागा गया था, और बाद में इन सब गोरों की लाइन लग गई थी वहां जाके। सबको पता है तुम्हारे पिताजी अगली बार आ रहे हैं, समझ रहे ना? तो तुम्हारा मीडिया क्या प्रेजेंट करता है उसको रिवर्स गियर लगाने में कोई देर थोड़ी लगती है। वो सिर्फ पिक्चर बनाता है, ग्लोबल पिक्चर बनाता है, और बाद में आके क्या करता है? बाद में रोता हुआ वहीं आके बैठ जाता है। क्यों नहीं याद दिलाते दुनिया को कि ये जो ऑयल ले रहा है, रशिया ऑयल ले रहा है, तुम्हारे पिताजी जो गैस ले रहे हैं वो क्या यूरोप वाले? वो तो नहीं तुमको याद आती, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। इंडिया फंड कर रहा है रशिया को तेल लेके, और यूरोप जो गैस लेके कर रहा है वो नाच रहा है, वो फंडिंग नहीं है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, है ना? यही कह लो। तो क्या मजाक है ये? इस किस्म के लोग हैं दोस्तों जो नैरेटिव बनाते हैं, इस किस्म के लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं, इस किस्म के लोग हैं जो झूठ की पिक्चर बनाते हैं और उसको ग्लोबल वेस्टर्न मीडिया के नाम पर और ग्लोबल पिक्चर के नाम पर सच बताते हैं। कोई भी पिक्चर चाहे ग्लोबल हो चाहे रीजनल हो, सच सच होता है, उसका किसी ग्लोबल या रीजनल पिक्चर से कोई लेना देना नहीं होता। सच सिर्फ सच होता है। उसकी पिक्चर कोई कैसे बना रहा है, उसकी क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सारे के सारे फैक्ट टेम्परेरी फैक्ट। याद रखिए दोस्तों, ट्रुथ में और फैक्ट में एक बेसिक अंतर होता है। वो क्या है? फैक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, ट्रुथ एक ही रहता है, ट्रुथ नहीं बदलता। आज से बहुत साल पहले हमारे गांव में क्या करते थे किसान? देसी घी खाते थे। बाद में क्या हुआ? हो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये है, घी मत खाओ, देसी घी मत खाओ, डरा करते हैं, राइट? इतने सालों तक, मैं इसलिए कहता हूँ फैक्ट में और ट्रुथ में अंतर क्या होता है। इतने सालों तक लोगों ने देसी घी भी अवॉइड कर दिया, सब कुछ अवॉइड कर दिया। अब क्या कह रहे हैं? अब उसी देसी घी को ठीक कह रहे हैं। अब लेटेस्ट जो काम कर रहे हैं ये अपना साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक, उसमें अब ये उसी देसी घी को सही बता रहे हैं। यानी इतने साल से जो मैं इसलिए बता रहा हूं, ये है वो फैक्ट जो इतने साल तक आपको बताया गया। क्योंकि फैक्ट अपने आप को रिवाइज कर सकता है, फैक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, फैक्ट नैरेटिव में बदल सकता है, मगर ट्रुथ हमेशा एक ही रहता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड इट इज द अल्टीमेट डिफरेंस। एनीवे, हम जरा इनकी कहानी और सुन लेते हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि वेस्टर्न मीडिया जिसने मोदी जी की एक पिक्चर 2002 में बनाई थी, आप ये देखिए उसी पिक्चर से वो खुद कितनी जल्दी भागा था। वही अमेरिका जिसने वीजा देने से मना कर दिया था, तो मोदी जी ने क्या कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे वीजा दे या ना दे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक दिन अमेरिकन लाइन लगा के हमारे यहाँ का वीजा ले। वो दिन आया हुआ है ना, वो दिन आया हुआ है ना।
सारे घोड़े आजकल लगे हुए ना लाइन लगा के वीजा आने में, एक एक दिन में 4-4 विजिट आ रही होती है, दनादन हवाई जहाज उतर रहे होते हैं दिल्ली में। क्यों क्यों? तुम्हारी ग्लोबल पिक्चर जो तुमने बना रखी है, ग्लोबल पिक्चर वाशिंगटन से निकल के जो बन रही है, ईयू में, जापान में, टोक्यो में, वो वाली लंदन वाली, वो क्यों नहीं रोक रही उन जहाजों को जो टपके पड़ रहे हैं रोज आके 3-3 के भाव से? की समिट हो रही तो बहुत दबाव पड़ा था इंडिया पर कि जेलेंस्की को भी बुलाए। अगर जेलेंस्की आते इंडिया तो मैंने कई शोज किया, आई वाज आल्सो वेरी मच अगेंस्ट इट, मैंने इंडिया का पूरा सपोर्ट किया कि उन्होंने उसको नहीं बुलाया। आई वाज थ्रिल्ड। अगर बताओ, और इंडिया का ये सपोर्ट न करते तो भाई साहब इंडिया को तो अटैक हो जाता। ये तो इंडिया इनका सपोर्ट को तो फॉरवर्ड कर रही थी, वो तो बच गया इंडिया कि उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया का, वरना न जाने इंडिया का क्या हो जाता। पुअर सोल इंडिया, इमेजिन करो। हमको तो उनको थैंक यू कार्ड भेजना चाहिए इंडिया को। वो आते तो सारा का सारा इवेंट पूरा का पूरा G20 यूक्रेन का हो जाता और वो हीरो बन जाते। जिस तरह G20 जब इंडोनेशिया में हुई, वहां पे यूक्रेन, बस यही चलते रहा। So that is something you have to keep. अच्छा मित्रों, इनमें से किसी माइकल लाल ने आपको याद दिलाया है 2014 का? इनमें से कोई माइकल लाल आपको 2014 याद दिलाता है क्या? वो मिन्स्क एग्रीमेंट जो हुए थे उनका क्या हुआ भाई? और बाय द वे, किसी को एंगेला मेर्केल याद है? वो 2000 अभी साल पहले उन्होंने जो वो जर्मन अखबार है डिक्साइट को जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें क्या कहा था उन्होंने? ये मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है क्या? तो जरा किसी को वो इंटरव्यू पढ़ लेना चाहिए कि भाई हमने, अमेरिका जो है, रशिया जो है, वो 2014 में बराबर कर देता, फ्लैट कर देता यूक्रेन को। तो हमने यूक्रेन को बचाने के लिए और वो उसको मिलिटरीली मजबूत करने के लिए, ताकि वो बाद में दोबारा से अगर रशिया में लड़े, हमने मिन्स्क एग्रीमेंट करवाए। दैट्स द रीजन दोस्तों, आज तक मिन्स्क एग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुए, क्योंकि पर्पज ही नहीं था, क्योंकि नीयत झूठी थी, क्योंकि लड़ाई कराने वाले ये हैं, ये जो ग्लोबल पिक्चर बना रहे हैं टोक्यो में, लंदन में, वाशिंगटन में बैठ के, जर्मनी में बैठ के, ईयू में बैठ के, ये है वो लोग जो जंग करवा रहे हैं। इनके इंटरेस्ट को वो सूट करता है। आपको क्या लगता है जो F-16 दिए जा रहे हैं, ये क्या है? जंग दे रहे हैं, अपने यहां से हटा रहे हैं ताकि स्टॉक जगह खाली हो, F-35 वहां ले रहे हैं। किसका फायदा हुआ? अमेरिका। ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, जो ये कहानियां बनाई जा रही हैं, ये सब फेक है दोस्तों। मर कौन रहा है? यूक्रेनियन। कोई अमेरिकी मरा उस लड़ाई में? यही तो हमसे चाहते हैं, इंडिया चाइना वाले लड़े, ये बाहर से अपनी सप्लाई करें, यही तो चाहते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऑल दे वांट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड कॉन्फ्लिक्ट इन आवर रीजन, नॉट इन देयर रीजन, बिकॉज़ दैट्स डेंजरस। Keep in mind कि Zelensky was trying to get a lot of support from India, वो उसे मिला नहीं। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए और वहां मोदी को गले लगा, वहां पे पुतिन को जब वो गले लगाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो what has happened is काफी क्रिटिसिज्म है जेलेंस्की के। आप ये देखिए, बहुत सीरियस उनके कमेंट्स हैं। मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूं कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए, मोदी इज ए ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर हगिंग पुतिन। उन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेसी के लीडर एक ब्लडी क्रिमिनल को कैसा गले लगा सकते हैं, ये पीस के खिलाफ है। इस तरह के उन्होंने कई बयानात दिए। उसके बाद अमेरिका का काफी क्रिटिसिज्म। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, जब जेलेंस्की जोकर ने ये बातें कही, तो मुझे जरा ये बताओ, क्या भारत ने रिएक्ट किया? मोदी जी ने रिएक्ट किया? हमारे एक पुरानी कहावत है कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। कितने ही कुत्ते भौंकते रहे, किसी भी तरह की दाढ़ी हो उन कुत्तों की, कोई फर्क नहीं पड़ता, भौंकते रहे, क्या फर्क पड़ता है? मगर आप ये देखिए, मोदी जी ने कमेंट नहीं किया, मोदी अपनी रात चलते रहे। और फिर क्या हुआ? जेलेंस्की, आज अगर मोदी जी गए हैं तो ये जो लोग कह रहे हैं कि बैलेंस, उनको शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन से पहले किसने फोन किया था मोदी जी को? इलेक्शन से पहले ये इस एंटिसिपेशन में कि मोदी जी वापस आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने इलेक्शन के बाद में, इस उम्मीद में किसने पहले से इन्विटेशन दे दिया था उनको? सबसे पहले इन्विटेशन किसने दिया था? जेलेंस्की ने दिया था ना। उसके कुछ घंटे बाद पुतिन ने दोबारा फोन किया था मोदी जी को, दोबारा, कि उस दिन ऑलरेडी पुतिन बात कर चुके थे मोदी से, उन्होंने दोबारा उसी दिन फोन किया था
कि नहीं आपको आना है हमारे यहाँ। मोदी जी ने सब रेसिप्रोकेट किया है, जिसके बदले में पहले मॉस्को गए। जाहिर है हमारे पुराने दोस्त हैं, किसको बुरा लगता है, किसके कौन किन अल्फाज में क्या बोलता है, वो अपना फल भुगत रहा है। भाई इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट में पिट कौन रहा है? ज़ेलेंस्की। ये आगे और झूठ बोलेंगे कि ज़ेलेंस्की रशिया में घुस गया, ज़ेलेंस्की की फौज रशिया में घुस गई, रशिया को उन्होंने कमजोर कर दिया। अभी आगे बोलेंगे। मेरा दिल कर रहा है कि किसी तरह से इनको आज का अखबार पर नजर आ जाता कहीं कि कल रात से लेकर और अब तक किस तरह से आग लगी पड़ी है ज़ेलेंस्की वहां पे यूक्रेन में। आप किसी के घर में पत्थर फेंकेंगे और फिर बदले में गुलाब की उम्मीद करेंगे? ये लोग जो 2014 से ये संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं यूरोप के साथ में मिलकर, यूरोप और अमेरिका नेटो कंट्रीज मिलकर ये इस सारे के सारे अपने नेटो वाले ड्रामे को रशिया के दरवाजे पर लेकर जा रहे हैं। वो क्यों बर्दाश्त करे रशिया इनको? फिर मिन्स्क एग्रीमेंट इसी के लिए कराए गए थे ना, ताकि यूक्रेन को उठाया जाए। तो आओ भुगतो बेटा, देखो खेल। जेक सलीवन ने 3-4 जगह इंडिया का को क्रिटिसाइज किया, सेइंग वी अंडरस्टैंड कि इंडिया की रशिया के साथ दोस्ती है, लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। सो दैट इज द सेकंड थिंग दैट हैपेंड। तो अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया। ऑलराइट, वो सलीवन जो है, वो सलीवन क्या कह रहे हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, कि इनकी दोस्ती है बहुत पुरानी है लेकिन ज्यादा चलने वाली नहीं है। तुम्हारा परसेप्शन है भाई, तुम्हारा परसेप्शन है। थैंक यू वेरी मच, गो अहेड। मगर भाई इस सारे झंझट में और कुछ हो ना हो, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जरूर सर्व हो रहा है। जुलाई के महीने में रशिया से तेल खरीदने वाले हम सबसे बड़े बायर हैं। जिसकी पूंछ में आग लगती हो लगे हमारी भला से। हमारी जरूरत है भाई, हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगता है वो आप कर रहे हैं। आप बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, हम कुछ कह रहे थे आपको, समझाया था हमने, नहीं माने आप, अच्छी बात। आप अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हम अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। हम आपके साथ वहां तक जाएंगे जहां हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, जहां नहीं सूट करेगा वहां नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। Why is it such a rocket science to understand? जहां तक बात हथियारों की आ रही है, we'll talk about it. Let that situation come, we'll talk about it. कि वो यूक्रेन जाएंगे, लेकिन अब ये जो क्रिटिसिज्म हुआ इनके रशिया मोदी के मॉस्को जाने की वजह से, तो उसके बाद से ये डिसीजन लिया गया इंडिया से यूक्रेन जाएंगे टू ट्राई एंड बैलेंस। तो इंडिया बताना चाह रहा है कि नहीं भाई, हम अपने ऑटोनॉमी रख रहे हैं, देखिए हम बैलेंस करने की। कितनी खूबसूरती से ज़ेलेंस्की का दिया हुआ कहा हुआ रिक्वेस्ट जो उसकी आई थी यूक्रेन विजिट करने के लिए, उसको गोल कर गए। ये क्या कह रहे हैं, जो प्रेशर आया पुतिन के गले लगाने से, उसकी वजह से फिर ज़ेलेंस्की की यहाँ जाना तय हुआ। कर लो बात। अब अगर झूठ का कोई फेस होता तो ऐसा ही होता ना। व्हाट टू से, क्या बात करें। कोशिश की, बैलेंस तो इन्होंने नहीं किया। 2 साल से रशिया के साथ थे, उसको कंडेम नहीं किया, उसके साथ ट्रेड करते रहे, और अब 2 साल के बाद वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो भी काफी दबाव के बाद। यूक्रेन के हालात अब थोड़े बदल गए हैं, देख रहे हैं, बड़े दबाव के बाद, बड़े दबाव के बाद। आई मीन किसका दबाव, कैसा दबाव? दुनिया में दो, ये एक CNN इस बारे में बोलता है, इस जैसे लोग बोलते हैं जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं, यूट्यूब पे बैठ के, वरना कौन, BBC, डॉइचे वेले। मतलब जिनको नहीं अंडरस्टैंडिंग है बात की, या जिनको बोलना ही झूठ है, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। जो एक नैरेटिव बिल्डिंग के पार्ट है, उनका आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं भाई, आप नैरेटिव बनाइए, लेकिन कोई और होगा जो अपने नैरेटिव के खिलाफ बोलेगा, खत्म, इतनी सी बात है। आई मीन पता नहीं कौन सा दबाव, किस बात। मुझे एक बात बताओ, अच्छा कोई ये कहे भारत के ऊपर दबाव हो गया यूक्रेन जाने का, हम रशिया को क्यों क्रिटिसाइज करें? अच्छा लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट। मित्रों, आपको नहीं लगता अगर कोई सीधी बात की जाए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जिसको हमने नहीं शुरू किया, जिस कॉन्फ्लिक्ट के हम जिम्मेदार नहीं है, हमने रशिया से नहीं कहा कि आप जाके लड़ाई कर लो यूक्रेन से, हमने यूक्रेन से नहीं कहा कि तुम पंगे ले लो EU के साथ मिलकर रशिया से, राइट? मगर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2 मुल्क जिनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस लड़ाई में, वो है चाइना और इंडिया। सबसे सस्ता तेल उनको मिल रहा है, उनके अपने नेशनल रिजर्व बढ़ रहे हैं, इससे हम अपनी चीजें अपने बेहतर कर रहे हैं। यहाँ से एनर्जी की जरूरत हमको है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है भाई, एनर्जी चाहिए हमको, इसमें क्या इश्यू है?
और वो भी तब जबकि जो दूसरी कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वेनेजुएला हो, आपने उन रिसोर्सेज को बंद कर रखा दुनिया के लिए। तो व्हाई शुड वी गो टू द सोर्सेज दैट आर अवेलेबल? उस पर बात कोई नहीं करेगा ना, उस पर बात कोई नहीं करेगा ना, वो सूट नहीं करता ना, वो उन नेशनल इंटरेस्ट को सूट नहीं करता जो ये नैरेटिव बना रहे हैं। सिंपल। पिछले चंद हफ्तों में आपने देखा होगा कि रशिया के ऊपर हमला कर दिया है यूक्रेन ने, एंड हैज ऑक्यूपाइड टेरिटरी इनसाइड रशिया। कुर्स्क नाम के इलाके पर कब्जा कर लिया। आप ये मैप देख सकते हैं। इट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन रशिया, क्योंकि अब रशिया के अंदर आ गया है यूक्रेन। तो जो बेसिकली यूक्रेन ये चाह रहा है कि पीस नेगोशिएशंस और पीस डिस्कशंस होने से पहले यूक्रेन एक, मैं बता दूं अपडेट, फ्रेंच मिसाइल्स का जो स्टॉक था बर्बाद कर दिया रशिया ने। रशियन फोर्सेस की जो मार है वो यूक्रेनियन सह नहीं पा रहे हैं, कोर्स में भाग रहे हैं वहां से। ये क्या कर रहे हैं? कब्जा कर लिया यूक्रेन ने। दिस इज हाउ द लाइज आर क्रिएटेड। वहां से भगदड़ मची हुई है इस समय, मार मार के तुम्बा बना दिया रशिया ने वहां पे। बताएंगे नहीं आपको, ये अलग ही कहानी बना रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? यूक्रेन मजबूत पोजीशन में आना चाह रहा है नेगोशिएशन की, इसलिए उसने कब्जा कर लिया वहां। आप रशिया पे कब्जा करेंगे और फिर आप रशिया से नेगोशिएट करना चाहेंगे, तो लड़ लीजिए आप उसमें। जब लड़ना ही है तो लड़ो अच्छी तरह से, फिर क्यों पीस की बात कर रहे हो? अपनी पोजीशन मजबूत कर ले, दोनों डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। तो मिलिटरीली उसने रशिया में घुस के जमीन कब्जा कर ली, रशियन टेरिटरी। ये रशिया के लिए बहुत ही बेइज्जती का, आई मीन दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, और उसके अलावा इट इज बिकमिंग स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। तो जब अगर पीस का डिस्कशन होगा तो जमीन एक्सचेंज किया जाएगी, विच मीन्स कि यूक्रेन कहेगा ठीक है, आप हमारी जो कब्जा किए हुए हैं टेरिटरी यूक्रेन में उसको वापस करें, हम आपका जो इलाका हमने रशिया में कब्जा किया हम वो आपको वापस कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी, समझते क्या होता है? इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं शेख चिल्ली के सपने। शेख चिल्ली के सपने क्योंकि वो इलाका तो गया काम से, कोई बंदा नहीं बचा वहां पे। अब ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेनियन सोल्जर जो है वो लड़ना नहीं चाह रहे, जो कोर्स में जो है वो लड़ना नहीं चाह रहे, सरेंडर किए बैठे हैं, मार पड़ रही है उनको दनादन। कमाल है। मोदी कीव पहुंचने से चंद घंटे पहले मॉस्को पे धुआंधार हमला ड्रोन्स का। इससे बड़ा पहले कभी इतना बड़ा हमला रशिया पे ड्रोन्स के साथ यूक्रेन ने नहीं किया। यारो और सुनो, ये जिसको धुआंधार हमला कह रहे हैं उनमें से कुछ भी नीचे नहीं गिरा। मतलब जो इनके ड्रोन गए मॉस्को में सबके सब उड़ा दिए, धुआंधार हमला हो गया। मतलब आप देखिए नैरेटिव कैसे बनता है। ये धुआंधार हमला वो होता है जो सक्सीड हो, जो हमला सक्सीड ही नहीं हुआ वो धुआंधार कैसे हो गया? बट ये भी कोई इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है। देखिए, ये और बात है कि रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी अच्छा है और वो मॉस्को में ज्यादा तबाही होने नहीं देगी। लेकिन द पॉइंट इज कि यूक्रेन अब मॉस्को पे हमला कर रहा है। पहले पिछले 2 साल से वो सिर्फ रशिया की फोर्सेस जो यूक्रेन हमला कैसा हमला है नहीं आ पाया। ये कैसा हमला है? मतलब हवा में आया, हवा में गायब हो गया, पिट के वहां से खत्म हो गया। मतलब ये नुकसान ही नहीं हुई। ना 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 ना, बट यूक्रेन छा गया, यूक्रेन आ गया, यूक्रेन छा गया, है नहीं? अरे यार कैसे कैसे झूठ होते हैं। थी उस पे हमला कर रहा था। तो मोदी इज गोइंग टू बी इन कीव जब यूक्रेन रशिया पे हमला कर। रशिया, रिमेंबर, ये हमारा गुड वेदर फ्रेंड है, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इस तरह की चीजें। इंडिया ने कई बार बयान कि अब इंडिया के दोस्त पे यूक्रेन हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और नरेंद्र मोदी उस शहर में होंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ, एटलीस्ट एक सेंटेंस, एक लाइन वो ऐसी बोले जो रशिया को क्रिटिसाइज करे, वरना दिस इज नॉट। बेटा ज्वाइंट कम्युनिकेशन पढ़ लो, वेबसाइट पे जाके आ गया है, ज्वाइंट कम्युनिकेशन आ गया है, जाकर पढ़ लो और खुश हो कि क्या बोल दिया इंडिया रशिया के खिलाफ। टट्टू बोल दिया है। Not going to be something that will make the West या यूक्रेन हैप्पी। यूक्रेन के लिए एक हद तक नरेंद्र मोदी की वहां होना, उनके फोटोग्राफ्स लेना इज गुड एनफ, क्योंकि उससे 2 चीजें हो जाती है। एक, वो बताना चाह रहे हैं कि दुनिया का डिप्लोमेटिक मोमेंटम बदल रहा है। अभी तक इंडिया हमको सपोर्ट नहीं करता, देखो अब इंडिया हमको सपोर्ट कर रहा है, मोदी खुद किए आए हैं। सो द जस्ट फोटोग्राफ
जेलेंस्की। अरे देखो, मतलब मोदी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मोदी मीडिया पर प्रचार कर रहा है, लेकिन चाहिए क्या, एक अदद फोटो चाहिए कि बस मोदी आ जाए, हम कुछ एक नैरेटिव बना ले। मजा नहीं आ रहा बिना मोदी के, मोदी जी आ जाए, फोटो मिल जाए। दिस इज व्हाट इज सेइंग। हद हो गई यार, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे नैरेटिव बिल्डर है यार वाशिंगटन वालों, कोई ढंग का नैरेटिव बनवाया करो, क्या गजब है। मोदी कीव में इज अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर जेलेंस्की। और दूसरी चीज, चाइना और इंडिया को अलग कर दिया ने। अब कह रहे हैं कि सिर्फ चाइना है जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग ने वहां नहीं गया। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया के लिए। क्या है, इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम रशिया। इसमें साफ है, इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि चाइना से जो जो थ्रेट्स है उसको बैलेंस करने के लिए जो हथियार इंडिया खरीद रहा है वो सारे के सारे वेस्ट के साथ है। खुद राजनाथ सिंह आज वॉशिंगटन डीसी आ रहे हैं, ड्रोन्स खरीद रहे हैं, F414 इंजिन। मैंने पूरा का पूरा शो जो पिछला किया था वाज अबाउट राजनाथ सिंह की ट्रिप, जो कल से या कल वो लॉयड ऑस्टिन से मिलेंगे 23 तारीख। So on that sense, India increasingly वेस्टर्न हथियारों पे डिपेंडेंट है। फ्रांस से जेट फाइटर्स, फ्रांस एक नेटो मुल्क है, फ्रांस से सबमरीन्स खरीद रही है। दूसरे नेटो मुल्क इटली से सबमरीन्स खरीद रही है। तीसरा नेटो मुल्क जर्मनी से हथियार खरीद नहीं रही लल्ला, खरीद नहीं रही। कुछ पढ़ा लिखा करो, मतलब क्या कहा जाए, वाशिंगटन वाला जो मीडिया पढ़ते हो इसी की दिक्कत है। इंडिया 8 सबमरीन बना रहा है, वो सबमरीन की सबकी सब टोटल 100% इंडिया में बन रही है, जर्मनी आके बना रहा है। समझ आई बात? वो सबमरीन सारी यहाँ बन रही है इंडिया में, हम कोई खरीद वरीद नहीं है हमसे। तो आप जरा कहाँ कौन सी दुनिया में हो, अभी देखते जाओ आप आगे क्या क्या होता है। तुम्हारे अपने मुल्क ने, जो तुम्हारा मुल्क है, हैदराबाद को तो नाम मतलब, हैदराबाद तो तुम्हारा बचा ही नहीं, अपना अमेरिका में बैठो। तो अमेरिका का जो वो अब तुम्हारा मीडिया है वो तुमको क्या बता रहा है मैं नहीं जानता। और ये जो तुमने आज एग्रीमेंट का है काहे के लिए किए? क्योंकि इंडिया ने रशिया को नहीं किया है क्रिटिसाइज, जाकर पढ़ लो, मगर एग्रीमेंट आप भी साइन कर रहे हो। और वरना अपनी चीजें किसी और को जाके बेच लो जो खरीद ले, जाओ ऐश करो। वैसे भी जिस एयरफोर्स का, जिस हथियारों का, जिन इक्विपमेंट का, मिलिट्री इक्विपमेंट का तुम गाना गा रहे हो, आज से 5 साल बाद में वो सब के सब इररिलेवेंट होने जा रहे हैं। उनकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाएगी। ये सब चीजें खत्म हो रही है, टेक्नोलॉजी कहीं और जा रही है। हिंदुस्तान जो हथियार खरीद रहा है, चाहे वो तुम्हारे मुल्क से हो, मैं तुम्हारा मुल्क कर रहा हूँ अमेरिका को, चाहे वो तुम्हारे मुल्क से हो या बाकी के और गोरे मुल्कों से, वो सिर्फ एक गैप फिल करने के लिए है जिस बीच में हम टेक्नोलॉजी अपनी काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमको कोई जरूरत नहीं, हम अपनी चीजें बना लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे क्रायोजेनिक इंजन बना था। और हमारी जहां तक चाइना वाली बात है, भूल जाओ, चाइना से हमारे कॉन्फ्लिक्ट की बात आप भूल जाइए, वो हम समझा लेंगे। किसी गोरे का जाके चमचागिरी करने से आप लोगों की तरह से बेहतर है कि हम चाइना से ही बात कर रहे हैं। और यही बात अमेरिका, इंडिया बहुत दिन से कह रहा है कि भाई आप चाइना को छोड़ दीजिए, वी आर गुड इनफ टू टॉक टू चाइना, विल हैंडल दैट। वैसे भी तुम्हारे बस का नहीं चाइना से लड़ना, ऐसे कूदते रहो अपने, ये वॉरशिप यहाँ तो वो वॉरशिप वहां, मिडिल ईस्ट में लेके भाग गए ना सारे सारे। साउथ चाइना सी में है कोई नहीं है ना, निकल गया तुम, क्या है खरीद रही है। फिर वेस्टर्न एलाई इजराइल से हथियार खरीद रही है। यूजुअली वो हथियार बेसिकली जो अमेरिका रिसर्च पे बने हुए हथियार जो इजराइल से खरीद रहे हैं। तो पूरा का पूरा वेस्टर्न होते जा रहा है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम रशिया से दूर होते जा रहा है। इनफैक्ट कल जब पोलैंड में थी नरेंद्र मोदी, पोलैंड में भी वो जो बातचीत हुई, पोलैंड कह रहा था कि इंडिया के पास बहुत सारे सोवियत एरा के टैंक्स है, T-72 टैंक्स है, जिसकी वो सर्विस भी कर सकते हैं पोलैंड, और जिसको वो रिपेयर भी कर सकते हैं या रीफिट भी कर सकते हैं। तो वो ट्राई कर रहे हैं डिफेंस। तो वो भी, पोलैंड भी एक नेटो मुल्क है, तो उसके साथ भी डिफेंस ताल्लुकात बढ़ जाते हैं इंडिया, तो पूरी की तरह एक जकड़ा जाएगा इंडिया नेटो। कितना भी कह ले कि हम स्ट्रेटेजिक जाएगा, जकड़े आप जाएंगे अपने लफ्जों में। आज के कुछ दिनों बाद आप अपने लफ्जों में फंसे पाएंगे अपने आप को। नेटो वैसे ही टूटने का कगार पे खड़ा है। कौन पूछ रहा है? नेटो के तमाम जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी फौजें खुद बना रहे हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को खुद डेवलप कर रहे हैं। कहीं ट्रंप आ गया तो बेड़ी गर्क हो जाएगा।
तो उसने तो वैसे ही टैक्स लगा देना है कि लाओ भैया इतने पैसे दो हमको तो हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे। कोई देने वाला नहीं है यूरोप में। सारी की सारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। अब तो बड़ा इधर उधर बड़ा पढ़ते हैं ना, वेस्टर्न मीडिया में पढ़ते हैं ना, तो जरा लंदन, वाशिंगटन और टोक्यो और ईयू के अखबार पढ़िए और जरा देखिए उनकी इकोनॉमीज क्या कर रही है, आपको जिंदगी का मजा आएगा। तो उनकी इकोनॉमिक्स को देख के कोई पॉलिसी बनाइए, उनके लिए कुछ काम करिए, उन्हीं की सेवा करिए। आप कहाँ हिंदी हिंदी बोलने चले आते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं हिंदी में आप, है नहीं? आप अंग्रेजों के लिए बोलिए, वहाँ वाशिंगटन में पॉलिसी को बताइए कि भाई इंडिया के खिलाफ कैसे जाया जाता है, बात बने कुछ। ऑटोनॉमी है, अगर आपके हथियार उधर से जिस तरह से इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है हथियारों के लिए, अब वो उस तरह वेस्ट पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेपन बायर है। सऊदी अरेबिया इंडिया 1-2 होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेपन्स खरीदने वाले बाहर मुल्कों से। सो इफ यू आर बाइंग वेपन्स फ्रॉम अदर्स, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो अब ये डिपेंडेंसी इंडिया की रशिया से निकल के वेस्ट की तरफ हो रही है, और ये ट्रिप भी सेज कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट डिप्लोमेटिकली। इससे यह हो सकता है कि जो अमेरिका में जो चीज़ें रुकी हुई हैं, खासतौर से 404 इंजन्स जो तेजस 1 के लिए बहुत ज़रूरी थे, जो मार्च में दे हैड टू बी डिलीवर्ड, अभी तक नहीं डिलीवर हुए हैं। मेरे ख्याल से उसकी डिलीवरी तेज़ हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन की विजिट की वजह से। तो आई थिंक इन मेनी वेज 3-4 चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से। एक कि इंडिया में आप लोग कैसा भी देखें, वेस्ट में इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस इज इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू वेस्टर्न प्रेशर। दूसरा कि वेस्ट की जो पिछले 5 साल 7 साल से जो पॉलिसी हो रही थी, खासतौर से कोर्ट में इंडिया को रशिया से अलग करके वेस्ट में क्या कहना चाहिए एंटेंगल कर लिया चाहे वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम्स में, वो भी वेस्ट हैज अचीव्ड ओवर इंडिया, विच रिड्यूसेस इंडियाज ऑटोनॉमी टुवर्ड्स द वेस्ट। और जो तीसरी चीज थी कि ये फिर वही सरकाज़िज्म आ रहा है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का, कि भाई जो इंडिया कहता है, जो जयशंकर जी कहते हैं कि हम हम किसी के साथ नहीं है, नॉन अलाइंड है, और बेसिकली जो स्ट्रेटेजिकली सॉवरेन है, बेसिकली यूं कहने का एक तरीका है। वो बेसिकली कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने झगड़ा लिया इंडिया को, ये कर लिया है। अब ये खुशफहमियां बड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सारी खुशफहमियों को ऐसे ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी का बैटल्स में आप स्पेस देते हैं, स्पेस लेते हैं, स्पेस देते हैं, दाएं बाएं होते हैं, बट रियल चीज क्या होती है कि अंततः आखिर में कौन जीता, किसकी पॉलिसी किसके काम आई। जहां तक का अपनी पॉलिसीज को बिल्कुल यूटर्न ले लेकर बदलता रहा है। वही तालिबान है जिनको बनवा रहा था, वही तालिबान है जिनसे लड़ रहा था, 20 साल तक लड़ता रहा, पिट के चला गया, भाग गया, और आखिरकार अब उन्हीं तालिबान से दोबारा बात करने की कोशिश कर रहा है। आई मीन वियतनाम लड़ाई की और अल्टीमेटली वही, जैसे अफगानिस्तान से जहाज लेके भागे थे, उसी तरह से वहां अमेरिकन एम्बेसी वियतनाम से भागे थे। आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये एक पूरा इतिहास इन चीजों से भरा हुआ है। हाँ, इन्होंने एक सक्सेसफुल काम जरूर किया है, जो अगेंस्ट जिसको क्या ना ह्यूमैनिटी के खिलाफ किया है, जो इन्होंने मिडिल ईस्ट खाल किया है फॉर नो रीजन। तो जिस दुनिया में बैठकर जिनके गुणगान कर रहे हैं, उनके हाथ तो खून से रंगे हुए भाई, उनके हाथ तो खून से रंगे हुए। जिस मुसलमान कम क्रिश्चियन कम व्हाटएवर ओबामा को लेकर आए थे, उसने सबसे ज्यादा बम उसी ने गिराया ना, मुस्लिम दुनिया पर से गिराए। और जब वो आया था तो आप देखिए कैसे काले पीले नीले सारे वहां खड़े होकर रो रहे थे जब वो प्रेसिडेंट बना था तो, और उसी ने बेड़ा गर्क किया इनका, और आज तक कर रहा है, आज तक कर रहा है। और वहां कमला हैरिस आए चाहे पेरिस आए चाहे कोई आए, भैया हम जानते हैं कि वहां एक बायलैटरल कंसेंसस है, उनको भी जरूरत है। फॉर द टाइम बिंग हम भी अच्छी तरह बात कर रहे हैं। हमने तो कोई लड़ाई कभी की नहीं अमेरिका से, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं थी। वो तो अमेरिकन इंटरेस्ट थे जो उसको पाकिस्तान के पास ले गए थे, है कि नहीं? हमने तो अमेरिका से लड़ाई की। तो ये तो अमेरिकन हमेशा चाहते थे कि किस तरह से आ जाए इधर को, अब आ गए, ठीक है, कर रहे हैं। आने वाले 5-10 साल दोस्त, इनमें चीजें जो मिलिटरीली जिनका गाना गा रहा है कि इंडिया को फंसा लिया हमने, जकड़ लिया है, ये जो लफ्ज बोल रहे हैं, ये रोएंगे इन लफ्जों को, क्योंकि ये लफ्ज
कहीं काम नहीं आएंगे। जो दो बड़े मुल्क यूक्रेन के को जरा भी भाव नहीं दे रहे थे, नाउ दैट हैज आल्सो बीन ऑल्टर्ड। अब इंडिया इज इन यूक्रेन। तो दीज आर आई थिंक बिग डेवलपमेंट्स वेस्ट के लिए। और जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया स्टिल नीड्स इंडिया टू सेल ऑयल। और जुलाई के महीने में तो इंडिया रशिया का सबसे बड़ा बायर हो गया तेल। चाइना हैज रिड्यूस्ड इट्स परचेजेस, चाइना थोड़ा कम कर दिया है तेल खरीदना। तो इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट मार्केट रशिया की ऑयल। इंडिया के बगैर रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। और दूसरी चीज ये है कि जितना रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे जाएंगे, जितना रशिया आइसोलेट होते जाएगा सारी दुनिया से, रशिया उतना ही चाइना के करीब आके जाएगा। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो कि इंडिया के अब मतलब जो इंडिया का जो सेकंड लेयर ऑफ रीजन है, एक तो साउथ एशिया है पूरा का पूरा, जिसमें चाइना घुसा हुआ है। अब देखिए बांग्लादेश में देखें कितना इन्फ्लुएंस बढ़ता है चाइना का। पाकिस्तान तो बेसिकली क्लाइंट है चाइना का, अब रशिया भी चाइना का क्लाइंट बन जाएगा। तो दैट इज अ बिग चैलेंज टू इंडिया फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि एशिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर्स हैं इंडिया के अलावा, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वो सब अब चाइना के क्लाइंट्स बन गए हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेलिकेट लम्हा है जियोपॉलिटिकल। क्लियरली इंडिया की पॉलिसी बदल रही है। जो इंडिया जो बीच में बैठा हुआ था अब उतना बीच में नहीं है, इट हैज मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो आई होप कि आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया। प्लीज सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, लाइक दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकॉन और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर कर। दोस्तों अब ये जरा देखिए, महोदय जो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की पॉलिसी बदल रही है, इंडिया बीच में नहीं रह गया है। इंडिया बीच में हो, दाएं को हो, बाएं को हो, कहीं को भी हो, एज लॉन्ग एज हमारे नेशनल इंटरेस्ट सर्व होते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। आखिरकार फॉरेन पॉलिसी में बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ, है क्या? एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। भाई अल्टीमेटली सब कुछ होना तो हमारे मुल्क के लिए है ना। तो जहां तक हमें वेस्ट के साथ जाना अच्छा लगता है हम जाएंगे, जहां हमें ईस्ट के साथ जाना अच्छा लगता है हम वहां जाएंगे, है। अब उसके लिए कोई हमको ओदी बोले, कोई गोदी बोले, कोई मोदी बोले, कोई कुछ ही बोले, सो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई जरा सोचिए, एक आदमी अमेरिका में प्रोफेसर हो, एक आदमी अमेरिका में प्रोफेसर हो, अमेरिकन डॉलर कमा रहा है, ठीक, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। सवाल ये है, फिर वो हिंदी में बैठ के एक यूट्यूब चैनल बना के सब्सक्रिप्शन मांगते हुए, लाइक मांगते हुए, शेयर मांगते हुए हमको हमारे ही खिलाफ अमेरिकन पॉलिसी समझा रहा है। ये क्या बकवास है भाई, ये क्या बकवास है? मित्रों आप खुद जज कीजिए, आप समझदार लोग हैं। मैं ये आपकी समझदारी पे, आपकी इंटेलिजेंस पे, आपकी बौद्धिकता पे बात छोड़ता हूं कि आप बताएं कमेंट्स करके कि दरअसल आप क्या समझते हैं इस झूठ के पुतले को, जो ये हमें कुछ हिंदुस्तान से जो नेट निकलता है बकवास, अमेरिका से जो निकलता है वो हीरा। ये है बात, इतनी सी है। तो हम लोग इस सारे मुद्दे पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे आपके कमेंट्स के जरिए। कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा और हम लोग अपनी बात जारी रखेंगे। जी हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई मजबूरी है कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगता है कोई बात मत करिए, मगर कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको इनकी नैरेटिव की कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।